Hello everyone. In this video, we'll discuss the solutions of genetics and evolutionary biology. तो आज के पार्ट में हम genetics वाले solution पढ़ेंगे. In the next part, I'll pose the solutions of evolutionary biology. So let us begin without wasting any time. First question, true or false? Genetic disorder in which males develop feminine character is called Klinefelter syndrome. हाँ जी, Klinefelter होता है. क्यों होता है? क्योंकि Klinefelter के अंदर प्रेजेंट होता है एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम. तो एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम की वजह से इट इज़ एक्स एक्स वाई. तो वाई क्रोमोसोम की वजह से मेलनेस है, मेल करेक्टर है, बट एक्स्ट्रा एक्स की वजह से दोज मेल हैव सर्टेन फेमिनाइन करेक्टर्स. द नेक्स्ट वन, बार बॉडीज रिजल्ट फ्रॉम इनएक्टिवेशन ऑफ वन क्रोमोसोम फॉर डोसेज कॉम्पनसेशन. हाँ जी, डोसेज कॉम्पनसेशन एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर जैसे अब फीमेल्स हैव डबल एक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है, लेकिन इसकी वजह से इनके पास जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है एक्स क्रोमोसोम का वो डबल हो जाता है. सो वन ऑफ इट गेट्स डीजेनरेटेड, इसलिए इनएक्टिवेटेड, इसलिए हम इसको बोलते हैं डोसेज कॉम्पन. सो इनएक्टिवेशन की वजह से वो जो एक्स क्रोमोसोम होता है उसको हम बोलते हैं बार बॉडी. द फोर बेसिस फाउंड इन RNA आर ATGC. नो, बिकॉज टी जो होता है वो डीएनए में प्रेजेंट होता है, यहाँ पे यूरेसिल प्रेजेंट होता है. तो RNA के फोर बेसिस AUGC होते हैं. द रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम नाइट्रोजनस बेसिस इन DNA स्ट्रैंड इज कॉल्ड डीप्यूरिनेशन. नहीं, अमीनो ग्रुप के रिमूवल को हम बोलते हैं डीएमिनेशन. नाइट्रोजनस ग्रुप के रिमूवल को हम बोलते हैं, या नाइट्रोजनस बेस को जब रिमूव करा जाता है उसको बोलते हैं डीप्यूरिनेशन. सॉल्ट वाटर एज अ बैरियर फॉर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म कॉन्ट्रीब्यूट टू जियोग्राफिकल आइसोलेशन. यस, क्योंकि फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म जो है वो सॉल्टी वाटर में, मरीन वाटर में सर्वाइव नहीं कर सकते. तो अगर फ्रेश वाटर सोर्सेज के बीच में मरीन वाटर आ जाएगा, सो बोथ द पॉपुलेशंस ऑफ द रिस्पेक्टिव फ्रेश वाटर विल नॉट come in contact with each other and hence they'll be geographically isolated. Few terms. Homozygous क्या होता है? अगर होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर सपोज वी हैव अ होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, और अगर होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम के ऊपर दोनों अलील्स जो है, मान लो यहाँ पे भी कैपिटल है और यहाँ पे भी कैपिटल है, जब दोनों के ऊपर सेम अलील्स प्रेजेंट होंगे तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे होमोजाइगस. हैविंग द सेम अलील प्रेजेंट एट अ गिवन लोकस ऑन अ होमोलोगस क्रोमोसोम इज नोन एज होमोजाइगस कंडीशन. और वी कैन से इन एन इंडिविजुअल टू आइडेंटिकल अलील्स may exist for a given character, and that individual which is having the same allele, same pair of allele on homologous pair of chromosomes are known as homozygous. Chromosomic aberrations. Abnormal structure or number of chromosome include deficiency, duplication, inversion, translocation, aneuploidy, polyploidy or any other change is chromosomic aberration. मतलब कि क्रोमोसोम के अंदर कोई भी डिफेक्ट आना, वो नंबर में भी हो सकता है. मान लो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, या मान लो एक क्रोमोसोम कम है, लाइक मोनोसोमी होना, ट्राइसोमी होना, पॉलीप्लॉइडी होना, या फिर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कोई डिफेक्ट आ जाना. जैसे अगर आपने पढ़ा होगा जेनेटिक्स में, कभी कभी डिलीशन हो जाता है, सम पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज डिलीटेड, या इन्वर्जन हो जाता है. तो वो जो स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस होते हैं, ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन क्रोमोसोमिक एबरेशन. नेक्स्ट, प्लियोट्रोपिक जीन. प्लियोट्रोपिक जीन्स वो जीन्स होते हैं जो एक जीन कंट्रोल करता है मल्टीपल इफेक्ट्स को. एक जीन की वजह से एक से ज्यादा इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. सो समटाइम्स द प्रेजेंस ऑफ अ जीन रिजल्ट्स इन अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ phenotypic changes, so that it appears that gene has multiple action. This phenomena of having multiple action is pleiotropy, and the gene responsible for the multiple action is pleiotropic gene. The next two terms are related to evolution, that is ring species and allopatric speciation. Ring species. A ring species is a connected series of neighboring populations, each of which can sexually interbreed with closely sighted relative individuals, but which there exists at least two in population in a series which are too distantly related to interbreed, though there is a potential gene flow ईच लिंक्ड पॉपुलेशन. तो बेसिकली रिंग स्पीशीज होता क्या है, जैसे सपोज करो दो डिफरेंट पॉपुलेशंस हैं, वो आपस में एक जगह पे मीट कर रही है, मतलब यहाँ जो पॉपुलेशन होगी वो इससे और इससे दोनों के साथ ब्रीड कर पा रही है. तो ऐसे जो पॉपुलेशन होती हैं जो इन रिंग्स पे रहती हैं, तो जो कनेक्टिंग है, जो नेबरिंग पॉपुलेशंस को कनेक्ट कर रही हैं, उनको हम कंसिडर कर लेते हैं रिंग स्पीशीज. सो बेसिकली दीज आर द कनेक्टेड सीरीज ऑफ नेबरिंग पॉपुलेशंस जो आपस में सेक्सुअली इंटरब्रीड कर पा रही है. तो रिंग स्पीशीज जो है इन दोनों के साथ इंटरब्रीड करेगा. एलोपेट्रिक स्पेसिएशन. स्पेसिएशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज. एलोपेट्रिक स्पेसिएशन होता है इज द एवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज कॉज्ड बाय ज्योग्राफिकल आइसोलेशन. अगर वो डिफरेंट स्पीशीज का ओरिजिन ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से हो, मतलब ज्योग्राफिकली, जैसे अभी हमने ट्रू फॉल्स में देखा था कि फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म जो है दे आर सेपरेटेड बिकॉज ऑफ द सॉल्ट वाटर. तो अगर ऐसे कोई ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर की वजह से, कोई रिवर, कोई पॉन्ड, कोई लेक, कोई हिल, जिसकी वजह से दो पॉपुलेशन एक दूसरे से सेपरेट हो गई हैं, एंड नाउ दे आर इवॉल्विंग इन सच अ डिफरेंट वे दैट दे बिकम टू मच डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, नाउ दे आर इनकेपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग. तो ऐसी स्पेसिएशन को हम बोलेंगे एलोपेट्रिक स्पेसिएशन.
The next question. So the main questions begin. The first one is mutagenesis. Mutagenesis का it is a process of mutation. So basically mutation generate होना, mutation होना is mutagenesis. Mutagenesis is a process by which an organism's DNA change resulting in gene mutation. Organism के DNA में कोई भी एक change आ जाना अपने आप या किसी chemical की वजह से या किसी radiation की वजह से या किसी disorder की वजह से, all these are mutations. A mutation is a permanent and heritable change in genetic material which can result in altered protein function and phenotypic changes. देखो डीएनए का काम क्या होता है? डीएनए का काम होता है प्रोटीन बनाना, प्रोटीन डीएनए का काम होता है आरएनए बनाना, आरएनए का काम होता है प्रोटीन बनाना. सेंट्रल डॉगमा में ये आपने इजीली पढ़ा होगा. डीएनए बनाता है आरएनए, आरएनए बनाता है प्रोटीन. और आपको पता है देयर इज अ क्वेश्चन दैट हाउ डज डीएनए वर्क. डीएनए काम कैसे करता है? डीएनए कोई भी चीज़ जो प्रोड्यूस कर रहा है, कोई भी इफेक्ट जो डीएनए की वजह से हो रहा है, वो कैसे हो रहा है? बिकॉज ऑफ द प्रोटीन्स विच आर फॉर्म ड्यू टू दिस डीएनए. ठीक है, तो इन प्रोटीन्स के फॉर्मेशन की वजह से जो हमारे इफेक्ट्स हैं, जो हमारे फिनोटिपिक इफेक्ट्स हमें नजर आ रहे हैं, या जीन्स की वजह से जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर नजर आ रहे हैं, ऑल दिस बिकॉज ऑफ द प्रोटीन्स. तो अगर कहीं पे भी डीएनए के अंदर चेंज होगा, डेफिनेटली वो नॉर्मल प्रोटीन ना बना के ऑल्टर्ड प्रोटीन्स बनाएगा. सो म्यूटाजेनेसिस इज बेसिकली अ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड एवोल्यूशन. क्योंकि वेरिएशंस आ रही हैं, क्योंकि चेंजेस आ रही हैं, सो इट विल इवेंचुअली रिजल्ट इन टू evolution and variation. Many agents like physical, chemical, environmental have the mutagenic properties to cause mutations. They are known as mutagens. So basically the agents which can cause mutations are known as mutagens. Mutagenic agent physical भी हो सकते हैं, chemical भी हो सकते हैं और environmental भी हो सकते हैं. और ये म्यूटेशन कैसे करते हैं? दे मे रिप्लेस इन द डीएनए. ऐसा हो सकता है कि ये डीएनए के किसी मॉलिक्यूल को रिप्लेस करके वहाँ पे खुद एडजस्ट हो जाए. दे मे ऑल्टर अ बेस इन सच अ वे दैट इट स्पेसिफिकली मिसपेयर्स विद अनदर बेस. ये किसी बेस को ऑल्टर करते हैं. जैसे सपोज करो ए जो है वो बॉन्ड बनाता है टी के साथ, वो बाइंड करता है टी के साथ, लेकिन ए के अंदर कुछ ऑल्टरेशन आ गई कि अब जो ए है वो टी के साथ नहीं बॉन्ड कर रहा है, वो बॉन्ड कर रहा है जी के साथ. ठीक है, दे मे डैमेज द बेस सो दैट इट कैन नो लॉन्गर पेयर विद एनी बेस. बेस को डैमेज कर देना, उसको ऑल्टर कर देना. दे मे इंटरकलेट देमसेल्फ इन डीएनए पेविंग वे फॉर एडिशन और डिलीशन ऑफ बेसिस. ऐसा भी हो सकता है कि डीएनए के बीच में ये मॉलिक्यूल, देयर आर सर्टेन केमिकल जो डीएनए के बीच में जाके एडजस्ट हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं. सो म्यूटाजेंस कैन बी फिजिकल, केमिकल और इन्वायरमेंटल. फिजिकल में अगर हम बात करें एक्सरेज, वाई रेज और यूवी रेज, मतलब वाई रेज नहीं सॉरी गामा रेज. केमिकल में आ जाते हैं बेस एनालॉग्स जो मतलब बेस को रिजेंबल करते हैं, डीएमिनेटिंग एजेंट्स, अल्कलाइटिंग एजेंट्स, इंटरकलेटिंग एजेंट्स. आई हैव डन अ वीडियो ऑन म्यूटेशंस. इफ यू वांट टू स्टडी म्यूटेशंस इन डिटेल यू कैन गो देयर एंड स्टडी. एनवायरमेंटल में हमारे पास बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं, पोल्यूशन है, पेस्टिसाइड्स है, बहुत सारी चीज़ें. तो अगर आप यहाँ पे एक सिंपल सा ओवरव्यू देखो इस टेबल में, तो यहाँ पे कुछ प्रेजेंट है एग्जाम्पल सर्टेन फिजिकल एजेंट्स लाइक एक्स रेज एंड यूवी रेज, और उसके बाद कुछ केमिकल एजेंट्स जो कि हमें म्यूटेशन कॉज करते हैं. तो एक्स रेज बेसिकली क्या करते हैं? सिंगल या डबल ब्रेक कर देते हैं हमारे डीएनए में. यूवी रेज क्या करते हैं? पायरिमिडीन डाइमर्स बनाने शुरू कर देते हैं. केमिकल एजेंट्स की बात करें, नाइट्रस एसिड वो करेगा डीएमिनेशन, मतलब कि अमीनो ग्रुप जो है वो रिमूव करना शुरू कर देगा एडिनिन, साइटोसिन या ग्वानिन रेसिड्यूज में से. हाइड्रोक्सिलामाइन हाइड्रोक्सिलेशन कर देगा साइटोसिन की. अगर हाइड्रोक्सिलेशन हो गई साइटोसिन की तो इट इज़ समथिंग विच वी कॉल कि हाँ उसने ऑल्टर कर दिया बेस को, जिसकी वजह से इट मे रिजल्ट इन टू मिसमैच या मिसपेयरिंग. एन मिथाइल एन नाइट्रो एन नाइट्रोगुआनिडीन, ये जो होगा वो प्रोडक्शन करेगा 6 मिथाइलिन गुआनिन एट रेप्लिकेशन फॉर्क, जो कि मेनली क्या करता है? ट्रांजिशंस करता है. अगेन इथाइल मिथेन सल्फोनेट जो है वो भी अल्काइलेशन कर देता है, मतलब कि अल्काइल ग्रुप ऐड कर देगा हमारे नाइट्रोजनस बेस पे. तो मतलब बेसिकली ऑल्टरिंग द नाइट्रोजनस बेस. सिमिलरली एन टू अमीनो प्यूरिन जो है ये बहुत ज़्यादा रिजेंबल करता है एडिनिन के साथ, तो ये एडिनिन को रिप्लेस करके उसकी जगह पे चला जाएगा. 5 ब्रोमो यूरेसिल ये रिप्लेस कर देगा थाइमीन को. एक्रिडीन ऑरेंज ये इंटरकलेट करता है, तो ये प्रोड्यूस करता है फ्रेम शिफ्ट. तो दीज आर इंटरकलेटिंग एजेंट्स. सो दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स. जरूरी नहीं आप सारे याद करो, आप फिजिकल वाले दो हैं वो तो इजीली याद कर सकते हो. केमिकल में से जो आपको लगे 5 ब्रोमो यूरेसिल इज इंपॉर्टेंट, एक्रिडीन ऑरेंज, 2 अमीनो प्यूरिन ये इंपॉर्टेंट है, इथाइल मिथाइल सल्फोनेट तो आप केमिकल वाले में से 4 याद कर लो. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. सो मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करें तो मेंडल का अगर आपने पढ़ा हो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे मेंडल ने 2 रिजल्ट्स दिए थे. एक था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और दूसरा था लॉ ऑफ डोमिनेंस. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या था? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था, आप सबको आई गेस मोनोहाइब्रिड क्रॉस बहुत इजीली पता होगा. तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एवरी वन ऑफ यू मस्ट हैव नोन कि जब भी हम क्रॉस करते हैं, मान लो हमने होमोजाइगस टॉल पेरेंट और होमोजाइगस शॉर्ट पेरेंट लिया, तो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है गेमीट फॉर्मेशन होना. ठीक है, तो ये जो गेमीट सेपरेट हो रहे हैं, ये जो 2 अलीलिक फॉर्म्स आपस में एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं, दैट इज सिंपली लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. ठीक है, और ये क्यों हो रहा है? अगर आप इसका जेनेटिक से हट के, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से हट के अगर आप रीजन सोचो, यू मस्ट हैव डन सेल बायोलॉजी, आपने पढ़ा है, आपने सेल डिवीजन पढ़ी है, माइटोसिस मियोसिस पढ़ा होगा. मियोसिस आपको पता है कि गेमीट्स के अंदर जो सेल डिवीजन होती है वो बेसिकली कौन सी होती है? मियोसिस होती है. और मियोसिस के अंदर क्या होता है कि क्रोमोजोम नंबर हाफ हो जाते हैं. क्रोमोजोम नंबर
बिकम्स हाफ। तो क्योंकि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो रहे हैं तो उस टाइम पे एक्चुअली यही हो रहा होता है कि हाफ सेट जब सेल डिवीजन हो रही है, एक पेरेंट सेल से दो पेरेंट सेल बन रहे हैं, इसके पास 46 क्रोमोसोम थे, तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए 26। सो दैट इज व्हाट सेग्रीगेशन इज अबाउट, कि सेग्रीगेशन में भी एक्चुअली दिस ऑल इज हैपनिंग। ठीक है जी। सो coming back to the theory part, based on the results of the monohybrid cross, Mendel proposed his first law, that is the law of segregation. It states that the members of gene pairs, that is alleles, segregate or separate from each other during the formation of gametes. जब gamete formation हो रही होती है तो उस टाइम पे ये जो allelic pairs होते हैं ये एक दूसरे से separate हो जाते हैं। As a result, half the gametes carry one allele and the other half carry the alternate allele. तो आधे gametes के पास एक type of allele present होता है and the another set of gametes having another type of allele. For example, अगर आप एक heterozygous का example लो, this is कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसमें जब गेमीट फॉर्मेशन होगी, दो गेमीट्स बने, वन ऑफ गेट विल गेट द डोमिनेंट allele and the other one will get the recessive allele. The progeny are produced by the random recombination of gametes. जो offsprings बनते हैं वो combination of gametes से बनते हैं और वो जो combination होता है वो random होता है। In proposing the law of segregation, Mendel clearly differentiated between the factors, that is the genes, that determine the traits and the traits themselves. तो यहाँ पे उन्होंने बहुत clearly एक फ़र्क बताया था कि जीनोटाइप और फिनोटाइप में मेन फ़र्क क्या होता है। सपोज इफ अ प्लांट इज टॉल, इट डजंट मीन्स कि इट इज़ होमो, मतलब उसके पास हमेशा कैपिटल टी ही होंगे, दैट इज़ नॉट ट्रू। It could be homozygous tall or it could be heterozygous tall. From modern perspective, this means that at a gene level, the member of pair of allele of a gene on a chromosome segregate during meiosis. तो बेसिकली meiosis के टाइम में क्या होता है, ये जो pair of alleles होते हैं ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, so that any offspring receive only one member of the pair from each parent. This gene segregation parallels the separation of members of pairs of homologous chromosome at anaphase 1 in meiosis. तो ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज रिप्रेजेंटिंग कि जब वो जो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो रहे हैं, कौन सी स्टेज में हाफ होता है, कब क्रोमोसोम्स एक दूसरे से होमोलोगस पेयर्स जो होते हैं वो कब सेपरेट होते हैं, मेयोसिस 1 के एनाफेज 1 में। तो एनाफेज 1 में वो जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं, उसी टाइम पे वो गेमीट जो है वो सेग्रीगेट हो रहे हैं। To sum up, you can say Mendel's first law states that the basic, this is the definition. Members of a gene pair segregate or separate from each other while forming gametes. Half the gametes carry one type of allele and the other half carry the other type of allele. तो इस क्वेश्चन में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है मेंशन करना. फर्स्ट, द डेफिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड द सेकेंड वन, यू हैव टू इलस्ट्रेट इट यूजिंग एग्जाम्पल्स. आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस बना के उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा. सो दिस इज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस जहाँ पे एक F1 जनरेशन दिखाई हुई है, क्योंकि F1 जनरेशन में क्या होता है, हेट्रोजाइगस पेरेंट, हम हेट्रोजाइगस प्लांट्स मिलते हैं, हम उन्हीं की सेल्फिंग करवाते हैं. तो दिस इज कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी. जब यहाँ पे गेमीट फॉर्मेशन हुए, हाफ द सेट ऑफ क्रोमोसोम कंटेन डोमिनेंट जीन एंड द अदर हाफ कंटेन्स अ रिसेसिव जीन. अब इनमें रैंडम रिकॉम्बिनेशन जो होगा, अगर आपने करा हो, आपने आई गेस स्क्वायर फॉर्म में करा होगा या डिफरेंट पीपल हैव डन इट इन डिफरेंट वे. सो दिस इज कैपिटल टी, सॉरी लिटिल मिस्टेक, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी. तो हमारे पास रिजल्ट आए कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी. ठीक है, आप इसको फोक डायग्राम में भी कर सकते हो कि हाफ जो है, एक पेरेंट के पास एक अलील है कैपिटल टी, एक अलील है स्मॉल टी. अब ये हो सकता है कि ये वाला जो है वो नेक्स्ट वाले पेरेंट के कैपिटल टी के साथ कंबाइन करे या फिर नेक्स्ट वाले पेरेंट के स्मॉल टी के साथ कंबाइन करे. सिमिलरली ये जो स्मॉल टी है वो हो सकता है नेक्स्ट वाले पेरेंट के कैपिटल टी के साथ कंबाइन करे या नेक्स्ट वाले पेरेंट के स्मॉल टी के साथ कंबाइन करे. अगर जस्ट अ सेकेंड, अगर ये वाला जीन इसके साथ कंबाइन करता है, ये दोनों अलील कंबाइन करते हैं, तो हमारे पास कैपिटल टी और कैपिटल टी है और इसका रेशियो कितना हो जाएगा 1/4, बिकॉज 1/2 इंटू 1/2. अगर ये वाला हाफ कैपिटल टी हाफ स्मॉल टी के साथ कंबाइन करता है तो ये आ जाएगा 1/4 कैपिटल टी स्मॉल टी. उसी तरह आप इसकी भी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो, स्मॉल टी और कैपिटल टी कंबाइन करें तो क्या बनेगा 1/4 कैपिटल टी स्मॉल टी. अगर ये हाफ स्मॉल टी और हाफ स्मॉल टी कंबाइन करें तो कितना बन जाएगा 1/4 स्मॉल टी स्मॉल टी. तो यहाँ पे अगर हम देखें 3 प्लांट्स जो है वो हमारे टॉल है आउट ऑफ 4. सो 3/4 टी के साथ ब्लैंक लगा हुआ है. इसका मतलब क्या हुआ टी के साथ ब्लैंक लगाने का, टी के साथ ब्लैंक लगाने का मतलब हुआ कि वो कैपिटल टी भी हो सकता है और कैपिटल टी के बाद स्मॉल टी भी हो सकता है. ठीक है, ये जो फोक डायग्राम है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन में. अगर आप प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो वो बेसिकली हमारी इसी फोक डायग्राम से सॉल्व होता है. The next question, explain the molecular basis of crossing over. So crossing over पे I have already uploaded a complete video. What is crossing over? How does it take place? What is the molecular mechanism of crossing over? What are the different enzymes involved in it? So I will put the link in the description and you can check that. Moving on to the next part. अगर हम next part की बात करें, what are multiple alleles? Multiple alleles क्या होते हैं और उनके कोई दो examples लेने हैं.
एज द नेम सजेस्ट मल्टीपल अलील मतलब बहुत ज़्यादा अलील। तो जब कोई भी फिनोटाइप कंट्रोल होता है दो या दो से ज़्यादा फॉर्म्स ऑफ अलील से, नॉर्मली हमें पता है कि जीन के दो अलीलिक फॉर्म्स तो प्रेजेंट होती हैं, लेकिन अगर कोई भी करेक्टर दो अलील्स या दो से ज़्यादा अलील से कंट्रोल होगा, so दैट इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल अलील। मल्टीपल अलील रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन फॉर्म्स ऑफ एन अलील इन द स्पीशीज विच कैन गिव राइज टू नंबर ऑफ वेरिएशन, जिससे हमें ज़्यादा वेरिएशन मिल सकती है। अब आप खुद एक एग्जाम्पल सोचो, जैसे कि हमने प्लांट हाइट के बारे में बहुत ज़्यादा कॉमनली पढ़ते हैं, टॉल प्लांट्स एंड ड्वार्फ प्लांट्स। वी आर स्टार्टिंग अबाउट ओनली टू फिनोटाइप्स। वाई? बिकॉज देर आर टू टाइप्स ऑफ अलीलिक फॉर्म। जो टॉल है उसके दो ही अलीलिक फॉर्म है, एक टॉल का एक शॉर्ट का। अगर मान लो इसके अलावा भी यहाँ पे और ज़्यादा अलीलिक फॉर्म्स प्रेजेंट होते, लाइक से मीडियम हाइट, वेरी शॉर्ट हाइट, वेरी टॉल हाइट, अगर ऐसे भी होते तो हमें उतने ही ज़्यादा फिनोटाइप्स देखने के लिए मिलते। तो सिमिलरली जितने ज़्यादा अलीलिक फॉर्म्स प्रेजेंट होंगे उतने ही ज़्यादा वेरिएशन हमें नजर आने वाले हैं फिनोटाइप के अंदर। Multiple allele exist within a population and an individual possesses only two forms of it. Multiple allele have been found in most of the population like human and have significant role in genetic stability of the population. Different allelic forms of a gene differ very minutely in their nucleotide sequence. जो allelic forms होते हैं उनका आपस में जो डिफरेंस होता है वो बहुत कम होता है, मतलब दोनों की जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होगी, दोनों का जो डीएनए होगा वो सिर्फ कुछ न्यूक्लियोटाइड्स में एक दूसरे से वेरी कर रहा होगा। दे बाय एग्जिबिट डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी ऑफ देयर रिस्पेक्टिव जीन प्रोडक्ट। क्योंकि उनके डीएनए में थोड़ा बहुत फर्क है, इसीलिए उनके जो जीन प्रोडक्ट बन रहे हैं या उनके जो प्रोटीन्स बन रहे हैं वो डिफरेंट होंगे। और अगर प्रोटीन डिफरेंट होंगे तो उनकी वजह से जो फिनोटाइप, जो फिजिकल फीचर निकल के आ रहा है वो भी डिफरेंट होगा। सो लेट अस टेक द फर्स्ट एग्जांपल। द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलील इज द कोट कलर इन रैबिट। रैबिट की कोट कलर की बात। दिस फिनोमेना इज डिटरमाइंड a gene that has four alleles denoted differently. That is, allele C is for wild type, जो most common type होता है, that is full color. CH है हिमालयन का, which is characterized by white color with black tips. CCH, just a second, yeah. CCH is for chinchilla, which is mixed coat color and white hair, and small c is for albino color. अगर आप यहाँ पे देखो, कैपिटल C डिनोट कर रहा है वाइट कलर को जो कि पूरे ब्राउन है। सी एच जो है वो हिमालयन कोट को सिंबलाइज करता है, जहाँ पे वाइट कोट है बट बीच बीच में ब्लैक टिप्स हैं उनके। ठीक है, जो थर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है सी एच। दिस इज सी एच जो हिमालयन टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज सी एच जो कि चिंचिला को, विच इज ब्लैक टिप्ड एंड वाइट कलर। ये ब्लैक टिप्ड होते हैं, इनका वाइट कोट कलर होता है बट उसमें ब्लैक टिप्स होती हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं इनका मिक्स कोट कलर होता है। और सी जो है, जो स्मॉल सी है, वो एल्बाइनो कलर के लिए। अकॉर्डिंग टू द फिनोमेना, सॉरी, द रेंज ऑफ कोट कलर्स ऑल्सो एग्जिबिट अ काइंड ऑफ ग्रेडेशन इन ऑर्डर ऑफ डोमिनेंस। अगर हम इसको ऑर्डर ऑफ डोमिनेंस देखें तो हमें क्या देखने के लिए मिलेगा? वैसे भी आपको डिनोशन से समझ में आ रहा होगा, अगर कैपिटल सी वाइल्ड टाइप से डिनोट करें तो ऑब्वियसली इट इज़ द डोमिनेंट कलर। ठीक है, उससे कम हमें देखने के लिए मिलता है चिंचाइला, सबसे उससे कम हिमालयन कलर, और सबसे कम सी। वैसे मेरे को लगता है प्रैक्टिकली तो मैंने तो सबसे ज़्यादा यही देखे हैं। I don't know. According to this phenomena, full color C is dominant to all the coat colors, all other coat color alleles. चिंचिला इज डोमिनेंट टू हिमालयन एंड अल्बिनो। चिंचिला जो है वो हिमालयन और अल्बिनो को डोमिनेंट है। हिमालयन जो है वो कंपैरेटिवली अल्बिनो से ज़्यादा डोमिनेंट है। दिस ग्रेडेशन हैज प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द फिनोटाइप एंड जीनोटिपिक रेशियोज ऑफ द सक्सेसिव जनरेशन। द अकरेंस ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट इज हाइएस्ट एंड अलील इज अ वाइट टाइप। रेस्ट अदर कलर्स आर कॉल्ड म्यूटेंट्स, और बाकी को हम क्या बोलेंगे? म्यूटेंट्स। तो एज आई टोल्ड यू, मल्टीपल अलील मतलब एक से ज़्यादा अलील। जैसे प्लांट वाले केस में हमारे पास दो अलीलिक फॉर्म थी, एक टॉल हाइट की, एक डॉफ हाइट की। तो वी आर गेटिंग टू डिफरेंट फिनोटाइप्स। बट यहाँ पे हमारे पास क्या है? यहाँ पे हमारे पास जितने ज़्यादा जीन्स प्रेजेंट है उतने ही ज़्यादा हमें उसके फिनोटाइप्स देखने के लिए मिलेंगे। और यू कैन इमेजिन, यहाँ पे आप होमोजाइगस देख रहे हो, ठीक है। व्हाट इफ वी गेट अ हेट्रोजाइगस कंडीशन? हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या होगा? अगर सपोज करो आपके पास एक कैपिटल सी है और एक आपके पास मान लो हिमालयन कोट वाला है, तो हमें उसमें दोनों के करेक्टर्स देखने के लिए मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंस का रूल तो बेटा चलेगा ही ना। अगर वहाँ पे वाइल्ड कोट का जीन है तो हमने बोला वाइल्ड कोट इज डोमिनेंट ओवर ऑल अदर अलील्स। तो अगर वाइल्ड कोट का जीन है, दैट विल द बनी और द रैबिट विल बी हैविंग द होल ब्राउन फर। द नेक्स्ट, अनदर कॉमन एग्जाम्पल जो ह्यूमन में बहुत कॉमनली मिलता है, दैट इज ABO ब्लड टाइप। ABO blood type. The blood group in human is classified as four, that is A, B, O, and AB, depending on the three types of allele. The I denotes an antigen isoagglutinogen which is present on the surface of red cells. तो अगर आप देखो हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं, I लिख के उसके ऊपर हम वो जीन लिखते हैं या एंटीजन लिखते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। There are two types of oligosaccharides, either of which are attached to the common receptor isoagglutinogen by the action of enzyme glycosyl transferase. तो होता क्या है, एक ओलिगोसैकेराइड मतलब एक चेन है कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है, वो
चेन जो है ना वो है बेसिकली आप कह सकते हो दैट इज कॉमन चेन फॉर ओ ब्लड ग्रुप। अब अगर यहाँ पे देर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीजन्स, अलग अलग टाइप के ओलिगोसेक्राइड्स है। ये जो एंटीजन है इनका नेचर कार्बोहाइड्रेट नेचर के हैं, ये ओलिगोसेक्राइड नेचर के हैं। अगर यहाँ पे एक ए वाली चेन आके अटैच हो जाती है तो वो ब्लड ग्रुप कौन सा बन जाएगा, ए ब्लड ग्रुप। अगर ए वाली नहीं आती, अगर यहाँ पे आके बी वाली अटैच हो जाती है तो वो कौन सा बन जाएगा, बी ब्लड ग्रुप। लेकिन अगर दोनों अटैच हो जाती है तो वो कौन सा बन जाएगा, ए बी ब्लड ग्रुप। और अगर किसी वजह से दोनों में से कोई भी चेन अटैच नहीं होती तो दिस विल रिमेन एज ओ ब्लड ग्रुप। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ओ ब्लड ग्रुप के ऊपर कोई एंटीजन नहीं होता, ठीक है। और ये जो अटैचमेंट है, ये जो ओलिगोसेक्राइड चेन चाहे वो ए की हो या बी की हो, जो आके अटैच हो रही है वो किस कौन से एंजाइम की वजह से हो रही है, ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज की वजह से। This enzyme is the product of ABO gene having three alleles. Allele IA या allele A encodes for A glycosyltransferase which convert isoagglutinogen into A antigen. Allele B जो है वो बनाता है कौन सा एंजाइम, B glycosyltransferase। तो अगर ये वाला B वाला जीन प्रेजेंट है इसकी वजह से B glycosyltransferase बनेगा तो कौन सा एंटीजन आके ओ पे अटैच होगा, B एंटीजन। allele IO does not encode for any of these enzyme। अगर सपोज करो A एंटीजन नहीं, A allele नहीं है, B allele भी नहीं है, अगर O वाला allele है तो इनमें से कोई भी एंजाइम नहीं बनाता, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी चेन आके अटैच नहीं होगी। इंस्टेड इट प्रोड्यूसेस अ डिफरेंट प्रोटीन, देयरफॉर नो ओलिगोसेक्राइड कंपोनेंट इज अटैच्ड टू इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग isoagglutinogen and it is left unaltered. The blood group of an individual is determined the type of allelic pair present. Both the alleles of blood group type A and B are co-dominant। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पिछले एग्जाम्पल में देखा तो मैंने आपको बोला था अगर दो डिफरेंट टाइप के जीन प्रेजेंट हो स्टिल डोमिनेंस विल प्ले इट्स रोल, क्योंकि वहाँ पे जो मेंडल ने हमें लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था वो फॉलो हो रहा था। लेकिन यहाँ पे दिस इज क्वाइट डिफरेंट, यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो नहीं हो रहा होता। ऐसा नहीं है कि ए बी से ज़्यादा डोमिनेंट है या फिर बी ए से ज़्यादा डोमिनेंट, नो इट इज़ नॉट दैट। सो दोनों ही को डोमिनेंट है, मतलब कि अगर दोनों जीन प्रेजेंट होंगे तो बोथ ऑफ देम विल हैव देयर इफेक्ट एंड विल एक्सप्रेस कंप्लीटली। इंडिविजुअल्स हैविंग द जीनोटाइप IA, इसको ऐसे नहीं, बेसिकली इसको वैसे लिखते हैं सुपरस्क्रिप्ट की फॉर्म में, ठीक है। तो अगर दोनों अलील ए हों या फिर एक पे ए हो और एक होमोलोगस क्रोमोसोम पे कोई भी जीन कोई भी अलील नहीं है तो द पर्सन विल हैव विच टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, ए। जिनके पास दोनों में ही बी अलील है या फिर एक पे बी है एक पे कोई भी नहीं है, द पर्सन विल बी हैविंग बी ब्लड टाइप। जिनके दोनों होमोजाइगस पेयर पे एक होमोलोगस क्रोमोसोम पे ए अलील है, द अदर वन इज हैविंग बी, द पर्सन विल बी हैविंग ए बी क्रोमोसोम। और जिनके पास दोनों ही नहीं है, people having homozygous allele combination IO lack either of the two antigens and their blood group is designated as O, ठीक है। तो जो सा ब्लड ग्रुप होता है वही वाला एंटीजन होता है और एंटीबॉडी हमेशा उसके ऑपोजिट होती है। आई गेस यह बात, एंटीबॉडी उसकी कंप्लीटली डिफरेंट होती है, ये बात आई गेस आपने इम्यूनोलॉजी में पढ़ी होगी। The next question is difference between the following pairs: inversion and translocation, autopolyploidy, allopolyploidy and DNA RNA. Coming to the first one, inversion. Inversion का मतलब क्या होता है? Inversion word itself means invert कर देना, किसी चीज़ को उल्टा कर देना, upside down या downside up कर देना। ट्रांसलोकेशन का मतलब है किसी चीज़ को ट्रांसलोकेट, एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर देना। तो नाम से ही आपको एक बेसिक आइडिया जो है वो मिल जाएगा। टॉकिंग अबाउट इन्वर्जन, इन्वर्जन इज प्रोड्यूस व्हेन देयर आर टू ब्रेक्स इन अ गिवन क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम है, ठीक है, लाइक से देयर इज अ क्रोमोसोम, इसके अंदर दो ब्रेक्स आ गए और दो ब्रेक्स आने के बाद ये जो बीच का पेयर था वो इन्वर्ट हो गया एंड द इंटरकैलरी सेगमेंट रीयूनाइट्स इन रिवर्स ऑर्डर। द सेगमेंट रोटेट्स एट 180 डिग्री, ये सेगमेंट 180 डिग्री रोटेट हुआ और फिर रीयूनाइट हुआ। सो दैट प्रोसेस विल बी इन्वर्जन। The inversion can be two type according to the location of centromere. It can be paracentric or pericentric inversion. Paracentric inversion are those inversion where inverted segment does not include centromere. अगर बीच में centromere वाला portion invert नहीं हो रहा, वो included नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे paracentric। मतलब कि जो centromere के ऊपर वाले पार्ट में या सेंट्रोमेयर के नीचे वाले पार्ट में हमें इन्वर्जन देखने के लिए मिल रही है। बट अगर सेंट्रोमेयर इंक्लूडेड है तो उसको बोलेंगे पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। फ्रॉम हेयर यू कैन सी द पिक्चर, यहाँ जो ब्लू लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है सेंट्रोमेयर को, तो यहाँ पे DEF जो है वो इन्वर्ट हो गए। अब ओवर हेयर द सेंट्रोमेयर इज इंक्लूडेड इन द इन्वर्जन, सो दिस इज पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। वेयर एज अगर सेंट्रोमेयर के ऊपर का सेगमेंट या सेंट्रोमेयर के नीचे का सेगमेंट, जैसे यहाँ पे BCD इन्वर्ट हो गया और वो वापस रीयूनाइट हो गया, सो दैट इज पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। Next is translocation. Translocation involves mutual exchange of chromosome segment between two pairs of non-homologous chromosomes. Non-homologous chromosomes के बीच में, मतलब any set, any pair of chromosome, एक क्रोमोसोम था A, एक क्रोमोसोम था मान लो D, इन इसका कुछ सेगमेंट इसके किसी सेगमेंट के साथ एक्सचेंज हो गया, रेसिप्रोकेट हो गया, सो दैट विल बी known as translocation.
They have evolutionary significance and are called reciprocal or balanced translocations or segmental interchanges. Like inversions, they are usually without any phenotypical consequences. इनके भी phenotypical consequences usually हमें देखने के लिए नहीं मिलते because the individual has a normal amount of genetic material. However, in few cases position effect can be observed. लेकिन कई जगह पे हमें थोड़ी बहुत position effect जो है वो देखने के लिए मिलेंगे, but major कोई phenotypic consequences नहीं होंगे. Simple translocation inheritance in which one segment of chromosome is attached to other chromosome can result in अनबैलेंस ट्रांसलोकेशन और रॉबर्ट्सियन ट्रांसलोकेशन. एक ट्रांसलोकेशन होती है रॉबर्ट्सियन ट्रांसलोकेशन. उसमें क्या होता है, एक सेगमेंट मूव करके दूसरे पे चला जाता है जिसकी वजह से ना उनके साइज में मेजर डिफरेंसेस आ जाते हैं. सो दैट इज रॉबर्ट्सियन ट्रांसलोकेशन. और ये ज़्यादातर हमें देखने के लिए मिलती है क्रोमोसोम 13, 14, 15 या 21 पे. सो अगर आप यहाँ पे डायग्राम देखो ट्रांसलोकेशन, दिस इज इंट्रा क्रोमोजोमल ट्रांसलोकेशन. इंट्रा क्रोमोजोमल मतलब विद इन अ सेम क्रोमोजोम. तो एक जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं उन्हीं के बीच में एक सेगमेंट यहाँ से हटा और उधर जाके लग गया, तो दैट इज नॉन रेसिप्रोकल इंट्रा क्रोमोजोमल ट्रांसलोकेशन. नेक्स्ट है इंटर क्रोमोजोमल ट्रांसलोकेशन. ये भी नॉन रेसिप्रोकल है. इंटर क्रोमोजोम में क्या होगा, एक क्रोमोजोम से हट के वो दूसरे क्रोमोजोम पे चला गया. ठीक है. सो दैट इज ऑल्सो नोन एज इंटरक्रोमोसोमल नॉन रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन में क्या होगा, अगर यहाँ से सेगमेंट उधर गया ट्रांसलोकेट हुआ तो उधर वाले क्रोमोसोम से भी कुछ सेगमेंट इधर आ जाएगा. दैट इज रेसिप्रोकल इंटरक्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन. Moving on to the next question, difference between alloploidy and alloploidy. Autopolyploidy and allopolyploidy. Autopolyploidy refers to the presence of multiple set of chromosomes on the same genome. Autopolyploids come into existence due to fusion of unreduced gametes. देखो पॉलीप्लॉइडी का मतलब क्या है. नॉर्मली हम क्या होते हैं, वी आर डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स. हमारे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है. लेकिन अगर किसी के पास सेल में 46 क्रोमोसोम ना हो कि 47 हो जाए, 48 हो जाए, मतलब कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो जाए, क्रोमोसोम नंबर बढ़ जाए, सो दैट इज नोन एज पॉलीप्लॉइडी. तो ऑटो पॉलीप्लॉइडी में क्या हो रहा है, मल्टीपल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं सेम जीनोम के. मतलब कि एक ही जीनोम के, जैसे ह्यूमन है तो सेम स्पीशीज के ही एक से ज़्यादा क्रोमोसोम के सेट प्रेजेंट है. ऑटो पॉलीप्लॉइड्स केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू फ्यूजन ऑफ अनरिड्यूस्ड गेमीट्स. मे बी जब फ्यूजन हुई थी तो गेमीट्स जो थे वो रिड्यूस नहीं थे. नॉर्मली जो गेमीट्स होते हैं उनके पास 23 क्रोमोसोम होते हैं. बट मान लो अब नॉर्मल में क्या हुआ कि इसके पास जो ये वाला जो गेमीट था वो रिड्यूस हुआ ही नहीं था. ठीक है. अब जब इनकी फ्यूजन हुई तो यहाँ पे कितने आ गए, यहाँ पे 3 सेट्स हो गए 23 के. सो दैट इज ऑटो पॉलीप्लॉइडी. Most tetraploid plants such as potato, coffee, and triploid species of banana occur naturally as autoploids because they originate due to spontaneous chromosome doubling and exhibit enhanced vigor. Many ornamental variations like chrysanthemum tulips are also autopolyploids. In normal meiotic prophase, chromosome pair with segregate with one another throughout their length. तो बेसिकली क्या होता है कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो पेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन एनाफेज के टाइम में मे बी उसमें प्रॉपर सेग्रीगेशन नहीं हुई, वो सेपरेट नहीं हुए. तो जब एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बने तो एक ही के पास वो पूरे के पूरे क्रोमोसोम्स आ गए. ठीक है. सो दिस हैपन इन ऑटोपॉलीप्लॉइडी. ये ज़्यादातर हम प्लांट्स वगैरह में ऑब्जर्व कर सकते हैं क्योंकि एनिमल्स या ह्यूमंस में इतना मेजर जो डिजास्टर होगा वो एग्जिस्टेबल ही नहीं होगा. द पर्सन और द फीटस वोंट एबल टू सर्वाइव. द नेक्स्ट इज एलोपॉलीप्लॉइडी. इट इज अ कंडीशन इन विच डिफरेंट सेट्स ऑफ क्रोमोसोम इन अ पॉलीप्लॉइडी स्पीशीज कम फ्रॉम जीनोम ऑफ डिफरेंट स्पीशीज. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉलीप्लॉइडी तो हो रही है, एक से ज़्यादा सेट ऑफ क्रोमोसोम्स तो प्रेजेंट है, लेकिन दे आर प्रेजेंट फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज. They originate from hybridization of organism with distinct genome either by fusion of unreduced gametes or by chromosome doubling of fertilization. अब ये क्यों होता है, ये होता है बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन के टाइम पे, क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे. अगर हम 2 डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स को या वेजिटेबल्स हम ग्रो करना चाहते हैं और उनके मिक्स कॉम्बिनेशन, जैसे आर्टिफिशियल सिलेक्शन में बहुत बार ये चीज़ करी जाती है, तब क्या होगा, तब देयर आर चांसेस कि मे बी उनके जो गेमीट्स है वो रिड्यूस नहीं हुए थे, या फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्रोमोसोम डबलिंग हो गई, या मान लो दोनों सेट्स के पास डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे. Polyploidy has played a major role in speciation क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है. वी आर फर्टिलाइजिंग 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ plants or 2 different species of plants. The cultivated hexaploid species of breadweed, that is Triticum aestivum, is an example of allopolyploid. Allopolyploidy is the most common natural form of polyploidy that has occurred in various plant groups. तो as a result एक चीज़ तो याद रखना भाई, ये जो polyploidy है ये commonly normally exist कर सकती है plants में. Here is one more difference. I guess table वाले differences आप लोगों को याद करने ज़्यादा easy रहते हैं. So it refers to the polyploidy where chromosome complement consists of more than 2 copies of homologous chromosome. It arises by fusion of gametes of the same species.
एन ऑटो पॉलीप्लॉइड सेल कंटेन होमोलोगस क्रोमोसोम सेट्स, मतलब मोर देन वन सेट्स हो सकते हैं. इट मेनली कॉज बाय नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, कि मान लो डिवीजन के टाइम में वो जो क्रोमोसोम्स थे वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं हुए थे. इट डज नॉट अंडरगो मियोसिस सिंस इट हैज़ अराइजन फ्रॉम वन पेरेंट. ज़्यादातर हमें मिलता है वीट, ओट, शुगर केन, पोटैटो एंड banana में. Allopolyploid refer to the type of polyploid where chromosome complement consists of more than two type of chromosome derived from different species, arise by the fusion of gametes of different species. A chromosome set of allopolyploidy cells are not homologous. ये homologous chromosomes नहीं होते. They are caused by mating different species. Hybridization की वजह से हो रहे हैं. इनमें meiosis हो सकती है और ये हमें wheat और animals such as mules में मिलते हैं. नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा डीएनए और आरएनए में. इसमें बहुत सब आप आई गेस आप सबको 3-4 पॉइंट्स तो बिना पढ़े भी पता ही होंगे. डीएनए के अंदर जो शुगर होती है वो होती है डीऑक्सीराइबोस, वेयर आरएनए में होती है राइबोस. डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं एटीजीसी, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन. वेयर जो आरएनए में प्रेजेंट होते हैं एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन एंड साइटोसिन. थाइमिन नहीं प्रेजेंट होता. डीएनए मॉलिक्यूल्स डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं. डीएनए शारगाफ रूल को फॉलो करते हैं, मतलब जितने प्यूरिन होंगे उतने ही पायरिमिडीन होंगे. लेकिन आरएनए में शारगाफ रूल फॉलो नहीं होता. यहाँ पे बेसिस मॉडिफाइड नहीं होते. आरएनए में मॉडिफाइड बेसिस हमें मिलते हैं मिथाइलेटेड एंड ऑल. इट इज स्टेबल एंड नॉट हाइड्रोलाइज इजीली बाय अल्कलाइज. ये स्टेबल होते हैं बिकॉज ऑफ इट्स डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर. ये कंपैरेटिवली अनस्टेबल होते हैं. डीएनए कंटेंट इज कॉन्स्टेंट इन ऑल द सेल्स एक्सेप्ट ड्यूरिंग सेल डिविजन. लेकिन आरएनए का जो कंटेंट है वो सेल में वेरी करता है. किसी में राइबोसोमल आरएनए ज़्यादा होता है, किसी में ट्रांसफर आरएनए ज़्यादा होता है, किसी में मैसेंजर आरएनए. तो आरएनए की कॉम्पोजिशन जो होती है वो सेल की फंक्शनिंग के हिसाब से वेरी कर सकती है. Lifetime of DNA is comparatively high, whereas RNA are short-lived. No natural DNA is catalytic. RNA जो होते हैं वो catalytic होते हैं. ये कई enzymes में catalytic function perform करते हैं. मतलब there is an enzyme known RNase present in the nucleus, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. ये प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, न्यूक्लियोलस में, राइबोसोम्स में और साइटोसोल मतलब कि साइटोप्लाज्म में. अगर आप उस टेबल से करना चाहो उससे कर सकते हो. अदरवाइज इस टेबल में भी देर आर फ्यू पॉइंट्स विच आर सेम, फ्यू आर डिफरेंट. आरएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है एक्सेप्ट इन सम वायरसेस. कुछ वायरसेस में अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी प्रेजेंट होता है. डीएनए डबल स्ट्रैंडेड ही होता है, कईयों में सिंगल स्ट्रैंडेड होता है. अगर हम एक्सेप्शंस को ओवर रूल करते तो हम बोल सकते हैं कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड. आरएनए के पास शुगर राइबोस, डीएनए के पास डीऑक्सी राइबोस. यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस ए जी सी यू, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस ए जी सी और टी. एडेनिन पेयर करता है यूरासिल के साथ, एडेनिन पेयर करता है थाइमिन के साथ. प्यूरिन इज नॉट इक्वल टू पायरिमिडीन, मतलब शारगाफ रूल फॉलो नहीं हो रहा, बट प्यूरिन इज इक्वल टू पायरिमिडीन विच इज फॉलोइंग द शारगाफ रूल्स. रीजन्स हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड पेयर्स एंड फॉर्म पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर एंड हेलिकल. इनमें अगर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो जाए विद इन द सेम आरएनए, क्योंकि ये तो सिंगल स्ट्रैंडेड है, तो पिन लूप स्ट्रक्चर या हेयर लूप स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं. लेकिन यहाँ पे विद इन द मॉलिक्यूल हेयर लूप स्ट्रक्चर नहीं बन रहे. एक स्ट्रैंड की कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग दूसरे स्ट्रैंड के साथ हो रही है जिसकी वजह से इनका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है. RNA is genetic material in some viruses, whereas DNA ज़्यादातर living organisms के अंदर as a genetic material present है. Length of RNA is short, consisting of few thousand nucleotides, whereas DNA जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, उसके अंदर millions and billions of molecule nucleotides present होते हैं. RNA की 3 forms exist करती हैं, M, R और T, depending on their function, and all these have different structures. DNA की एक ही फॉर्म एग्जिस्ट करती है, ऑल्दो A, B, Z DNA होते हैं, बट वो थोड़ा बहुत स्ट्रक्चरल और टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होते हैं. mRNA अक्कर इन न्यूक्लियोलस, RRNA एंड tRNA जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म में होते हैं. डीएनए न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज ओके. विद दिस वी आर डन. तो हमने तीनों डिफरेंसेस पढ़ लिए. इन्वर्जन ट्रांसलोकेशन हो गया, पॉलीप्लॉइडी के दोनों एग्जाम्पल्स हो गए, डीएनए आरएनए के भी दोनों एग्जाम्पल्स हो. So as I told you, according to me, this paper has 2 parts. The first part consists of genetics and the second part consists of evolution. In this part, we have discussed the solution of genetics. In the next part, we'll begin with the question answers of the evolution. Thank you and keep studying, keep continuing your education. All the best.